हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम सबसे पहले जिनके बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने इस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था, वो थे हमारे कैरोलस लीनियस। यहाँ पर मैंने उनकी इमेज भी लगा के रखी है, ये है कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, द सिस्टम of classifying and naming organism that was developed by Carolus Linnaeus in 1700 that is still in use today। यानी कि जो हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति या द्विनाम नामांकन भी कहा जाता है इसको। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना, जिसे आप साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम कहते हैं, उसे हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत ही उस नाम को देते हैं। अब इस नाम को देने के कई सारे कारण थे, जिसे कैरोलस लीनियस को ये नाम देने पड़े। उन्होंने एक रूल निकाला, उन रूल्स को भी आज हम जानेंगे कि क्या क्या रूल थे जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति के अंतर्गत थे। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम नामांकन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इन विच नेम कंपोज्ड ऑफ टू टर्म्स वेयर द फर्स्ट टर्म इंडिकेट जीनस। फर्स्ट टर्म वहां पर इंडिकेट करेगा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट टर्म इंडिकेट करेगा जीनस को, और सेकंड टर्म जो होगा वो इंडिकेट करेगा स्पीसीज को। सेकंड टर्म जो होगा वहां पर वो हमारा स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। यानी द्विनाम नामांकन जीवों के नामांकन की जैविक प्रणाली है, जिसमें नाम दो शब्दों से बना है, जहां पहला पद जीनस को इंगित करता है या प्रदर्शित करता है, और दूसरा शब्द प्रजातियों या जातियों को इंगित करता है यानी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एनिमल की पिक्चर लगाई गई है यहाँ पर, यानी कि एक है टाइगर और दूसरा है लायन, लेकिन दोनों के नाम में डिफरेंस है। दोनों का जीनस सेम है पर स्पीसीज अलग है। दोनों का जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है। वहां पर पहला वाला जो टाइगर है, टाइगर का हमारा जो है नाम, वो साइंटिफिक नाम पैंथरा टिग्रिस है, पैंथरा टिग्रिस, और हमारा लायन का पैंथरा लियो। ठीक है, तो दोनों का पैंथरा, जीनस पैंथरा ही है, लेकिन उनकी स्पीसीज में डिफरेंस है। स्पीसीज उनकी क्या है, लियो, और एक ही टिग्रिस। ठीक है, अब देखिए ये सेम स्लाइड आपकी लगी हुई है, वही चीज जो कि, ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो व्हाट इज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम ये समझेंगे कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर असल में है क्या चीज। तो ये क्या क्या चीज थी, क्या क्या चीज थी, और इसका क्लासिफिकेशन या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर देने का क्या वजह रही होगी, तो उसको हम समझते हैं। द सिस्टम ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लीनियस। इनको कैरोलस लीनियस भी कहते हैं, इनको कैरोलस लीनियस भी कहते हैं। देखिए, फ्रेंच, स्पेन वगैरह कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें हम कार्लोस या कार्ल या कैरोलस वगैरह वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल लोकल नेम्स, देखिए हर जगह पर हर एक जीव को अलग ही नाम से बुलाया जाता है। हर जगह पर कहीं कहीं जाएंगे आप, वहां उसका नाम बदल जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर प्याज बोलते हैं हम लोग, लेकिन मुंबई में उसको कांदा बोला जाता है। तो मल्टीपल लोकल नेम का मतलब जो हम बुलाते हैं उन्हें हम लोकल नेम्स कहते हैं। तो वहां पर इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी कि एक ही चीज के कई सारे नाम है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती थी। लेकिन अगर हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत किसी भी जीव का, किसी भी फल, फ्रूट, सब्जी, किसी का भी नाम अगर देते हैं तो उसका इंटरनेशनली सिर्फ एक ही नाम होगा, इंटरनेशनली उसका सिर्फ एक ही नाम होगा। अब यानी कि मल्टीपल लोकल नेम्स मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म ग्लोबली एंड कीप अ ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज। यानी बहुत सारी स्पीसीज हैं, thus इट क्रिएट्स a lot of confusion, जो कि क्या करता है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या कह रहा है, किस चीज को बताना चाह रहा है, किस एनिमल का नाम ले रहा है, किस फ्रूट का नाम ले रहा है, किस प्लांट का नाम ले रहा है, किस चीज के बारे में कह रहा है, हमें ये चीज समझ में नहीं आती। तो इंटरनेशनली जो नाम होंगे, तो चाहे जहां आप चले जाएंगे, आप प्रदेश बदलें
देश बदले या गांव बदले या पूरा ग्लोबली आप कहीं भी घूम आए, उसको एक ही नाम से बुलाया जाएगा। टू गेट रिड ऑफ दिस कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कम अप अकॉर्डिंग टू इट, यानी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ रूल्स थे, उनको फॉलो किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, और फॉलो करना भी पड़ेगा, हमें भी उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू इट ईच एवरी ऑर्गेनिज्म वुड हैव वन साइंटिफिक नेम, एक उसके पास साइंटिफिक नेम होगा, सबका एक अलग ही साइंटिफिक नेम होगा। हमारा भी है, ऐसा नहीं हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का, हम ह्यूमंस का, हम भी एनिमल्स में आते हैं, हमें होमो सेंपियंस कहा जाता है, जहां पर होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब है जीनस और सेंपियंस का मतलब है स्पीसीज। उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे आगे, उसकी भी मैंने स्लाइड आपके लिए लगा के रखी है। विच वुड बी यूज्ड बाय एवरीवन टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या करेगा, सभी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेगा। यानी आप नाम मैं लूंगा, आप कहीं भी जाकर के उसका नाम लेंगे, कहीं भी जाकर के नाम लेंगे तो उसको पहचान जाया जाएगा कि हाँ ये किसकी बात कर रहा है, ये इंसान किस चीज को कह रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग इज कॉल्ड बाइनोमियल, इसको कहा गया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। द्विनाम नामांकन की प्रणाली कार्ल लिनियस द्वारा पेश की गई थी, कई स्थानीय नाम विश्व स्तर पर किसी जीव की पहचान करना और जातियों की संख्या पर नजर रखना, कहां पर, यानी जातियों की संख्या पर नजर रखना बेहद मुश्किल था। इतनी सारी स्पीसीज हैं तो कहां तक हम याद रखेंगे हर एक एनिमल्स के बारे में, समझ में नहीं आता, तो यह बहुत भ्रम पैदा करता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए मानक प्रोटोकॉल है, एक मानक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनके नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होगा जिसका प्रयोग प्रत्येक जीव की पहचान के लिए करेगा। मानकीकृत नामक के इस प्रक्रिया को द्विनाम नामांकन कहते हैं, इसको हम द्विनाम नामांकन ही कहते हैं। अब देखिए ऑल लिविंग स्पीसीज, अब चाहे वो प्लांट हो, यहाँ पर लिखा भी है आप देख लीजिए, चाहे प्लांट्स की हम बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम बर्ड्स की बात करें, चाहे हम माइक्रोब्स की बात करें, सबका एक साइंटिफिक नेम जरूर होगा। पौधों, जानवरों, पक्षियों और कुछ सूक्ष्म जीवों सहित सभी जातियों के अपने वैज्ञानिक नाम। उदाहरण के लिए इसमें कौन सा लिया गया है, इसमें टाइगर रिप्रेजेंट किया गया। अब टाइगर में का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, यहाँ पर लिखा हुआ है पैंथेरा टिग्रिस। अब देखिए अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं पहले इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए ये इटैलाइज नहीं है, मान लीजिए ये इटैलिक्स में नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो ये इटैलिक्स में लिखा है तो हमें इसे अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन में आपको ऐसे करना पड़ेगा, जीनस को आपने अलग अंडरलाइन कर दिया और आपने स्पीसीज को आपने अलग अंडरलाइन कर दिया, यानी जीनस को अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा और स्पीसीज को आपको अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। जहां पर पैंथेरा का रिप्रेजेंट करता है जीनस को और टिग्रिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हिंदी में भी यहाँ पर लिख के रखा है मैंने, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पैंथेरा जीनस को प्रदर्शित करता है और टाइग्रिस एक विशेष प्रजाति या जाति को का प्रतिनिधित्व या प्रदर्शित करता है। अब देखिए द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम मैंने अभी क्या बताया था, मैंने कहा था होमो और इसका सैंपियंस, होमो सैंपियंस, होमो अलग है और सैंपियंस अलग है, ठीक है। होमो प्रदर्शित कर रहा है जीनस को, होमो प्रदर्शित कर रहा है जीनस को और ये प्रदर्शित कर रहा है स्पीसीज को, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैंपियंस के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां पर होमो जीनस को प्रदर्शित करता है और सैंपियंस एक विशेष प्रजाति को या जाति को प्रदर्शित करता है। फिर एक और है बुल फ्रॉग, बुल फ्रॉग को राना टिग्रीना कहता है, बुल फ्रॉग को राना टिग्रीना। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर राना है जीनस और टिग्रीना है स्पीसीज। तो अब ये स्लाइड आप चाहे हिंदी मीडियम हो, अब चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में नोट्स बना लीजिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में नोट्स बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से, तो जिसको हिंदी में बनाना है वो हिंदी में बना ले, जिसको इंग्लिश में नोट्स बनाने हैं वो इंग्लिश में नोट्स तैयार कर ले, और जिसको दोनों लैंग्वेज अच्छी तरह से समझ में आती है, दोनों लैंग्वेज में बनाना चाहता है तो दोनों लैंग्वेजेस में इन नोट्स को लिख सकता है। ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कुछ क्लासिफिकेशन करके रखा हुआ है। अब देखिए क्लासिफिकेशन में बड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, यहाँ पर इसके बाद ये सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जब हम बात करते हैं किंगडम, फाइलम, देखिए जब हम बात करते हैं फाइलम की, तो फाइलम में आप ये समझ लीजिए, जब हम फाइलम की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर फाइलम की जगह हम डिवीजन को रिप्लेस कर दें, फाइलम की जगह अगर हम डिवीजन को रिप्लेस कर दें तो डिवीजन डिनोट करता है, यानी हम प्लांट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर किंगडम इसका है एनिमल्स, फाइलम इसका है कॉर्डेट, क्लास है इसका मैमल्स। मैमल्स का मतलब स्तनधारी, जो जीव अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं या दूध पिलाते हैं, उनको हम मिल्क फीड कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। देखिए प्राइमेट, देखिए प्राइमेट को समझना बहुत जरूरी है कि प्राइमेट क्या होते हैं। देखिए प्राइमेट का मतलब क्या होता है, प्राइमेट का मतलब अगर नहीं समझेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किसे प्राइमेट, आप ऐसे ही देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ किसे प्राइमेट कहा जाएगा, लेकिन सब पर ये रूल अप्लाई नहीं होते, कुछ और भी रूल होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक फीचर होता है। प्राइमेट्स का मतलब होता है थंब अपोजिबल, ये देखिए अपोजिबल थंब होगा, ऑर्गेनिज्म का अपोजिबल थंब होगा। अपोजिबल थंब का मतलब ये होता है कि ये किसी भी चीज को, देखिए ये किसी भी चीज को ग्रिप कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। तो अभी मैं इस ऐसे पकड़ूं, इतनी अच्छी आपकी ग्रिप नहीं है, ऐसे ये आपकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है जितनी अच्छी ये ग्रिप है आपकी, तो थंब की वजह से क्या हो जाती है, हमारी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। तो जिनके ये फीचर, यानी कि जिनका थंब अपोजिबल होता है, उनको हम प्राइमेट्स कहते हैं। अब हम किसी भी चीज को उठा करके फेंक भी सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कुत्ता अगर उठा करके आपकी तरफ ईंटा पकड़ के खड़ा हो जाए ऐसा करके, तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। वो भी आपने उठाया और वो भी उधर से उठा लिया कि तुम मारोगे तो हम भी मार देंगे, लेकिन वो ग्रिप नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइमेट नहीं है, वो ग्रिप नहीं कर सकता, वो प्राइमेट नहीं है। फिर इसके बाद फैमिली है इसकी होमोनिडी, और उसके बाद जीनस है होमो, और इसके बाद स्पीसीज है इसकी सेंपिस। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम समझेंगे कि रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यहां पर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा और उनसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कर सकते हैं। अब बायोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड follows uniform set of principle for naming the organism। अब ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए इन कुछ रूल्स फॉलो किया जाता है। देयर आर 2 इंटरनेशनल कोड्स which are agreed upon by all biologists over entire world। सभी पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे वर्ल्ड में ये रूल फॉलो किए जाते हैं, इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। दुनिया भर से एक जीव वैज्ञानिक जीवों के नामांकन के लिए सिद्धांतों के एक समान सेट का पालन करते हैं, ठीक, करते हैं। और नामांकन प्रोटोकॉल के लिए 2 अंतरराष्ट्रीय कोड हैं जिन पर पूरी दुनिया के सभी जैव वैज्ञानिक सहमत हैं, यानी उससे सारे के सारे वैज्ञानिक सहमत है कि हाँ यही करना चाहिए। यानी ICBN, पहला है ICBN और ICZN। ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल की जब हम बात करते हैं तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम उसमें प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की। और हम जब जूलॉजिकल की बात करते हैं तो हमको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यानी ये आएगा ICZN के अंतर्गत। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN डील्स विद बायोलॉजिकल nomenclature of animals. These code make sure that each organism gets a specific name and that name is globally identified। अब ये क्या पूरे ग्लोबली यानी पूरे इंटरनेशनल में आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, किसी को भी आप बताएंगे वो समझ जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। पढ़े लिखे इंसान को बताना पड़ेगा तभी वो समझे, लेकिन साइंटिफिक नेम हर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आप अगर कहीं पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर सब जान जाएंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ये कोड सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट नाम मिले और उस नाम को विश्व स्तर पर पहचान। अब देखिए द नेमिंग फॉलोइंग सर्टेन कन्वेंशंस, नामांकन कुछ परंपराओं का पालन करता है। कुछ परंपराएं कौन कौन से रूल ऐसे होंगे जो हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लिखने के टाइम हमें याद रखने चाहिए, जैसे कुछ रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहां पर ईच साइंटिस्ट नेम हैज टू साइंटिफिक नेम हैज टू, यानी कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के 2 भाग होते हैं, पहला होगा जेनेरिक और दूसरा होगा स्पेसिफिक। यानी जेनेरिक जीनस को, स्पेसिफिक स्पीसीज को डिनोट करेगा। द रेस्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर रूल्स फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या होगा,
जीवों के वैज्ञानिक के नाम लिखने के लिए शेष द्विपद नामांकन नियमों के निम्नलिखित नियमों में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से नियम है? रूल नंबर 1, ऑल साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली लैटिन। लैटिन भाषा के होंगे, लैटिन भाषा इस्तेमाल की जाएगी। हेंस ग्रीक लैंग्वेज यूज की जाती है, लेकिन लैटिन मेन है। दे आर रिटन इन इटैलिक्स। अब ये क्या होगी? इटैलिक्स में लेकर जाएंगे। देखिए नॉर्मल में मैं लिखूं, जैसे ये हो गया आपका नॉर्मल में, ये हो गया आपका नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, ऐसे एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट जब आप टाइप करते हैं, मेरा तो सीधा हो ही नहीं रहा है, और जब हल्का सा टेढ़ा बेंड होता है तो उसको हम इटैलिक्स कहते हैं, उसको हम इटैलिक्स। शायद थोड़ा बहुत आपको इसमें समझ में आ गया हो, थोड़ा बहुत इसको आपको समझ में आ गया हो। अभी आगे जब नाम आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। जीव के सभी वैज्ञानिक नाम आमतौर पर लैटिन होते हैं, आमतौर पर लैटिन होते हैं, इसलिए वे इटैलिक्स में लिखे गए हैं। देयर एग्जिस्ट 2 पार्ट, पहला 2 पार्ट होंगे इसके, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज। पहला यानी फर्स्ट वर्ड क्या करेगा, ये भी मैं आपको बात समझा चुका हूँ। फर्स्ट जीनस होगा और सेकंड टर्म जो होगा वो स्पीसीज को डिनोट करेगा। When the names are hand written, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हैंड रिटन होगा तो अलग अलग अंडरलाइन, अभी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ और पहले भी, और अंडरलाइन करके भी, यानी जीनस को अलग अंडरलाइन कर दिया जाएगा और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन कर दिया जाएगा। जीनस को अलग अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है, और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, फिर इसमें मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, ये काम करेगा। हाँ देखिए, द नेम ऑफ जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। देखिए कैपिटल लेटर सिर्फ जीनस का ही लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेगा, बाकी सब का सब स्मॉल लेटर में ही रहेगा, और स्पीसीज जो होगा वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा सारे वर्ड्स। जीनस का नाम बड़े अक्षर से शुरू होता है और प्रजाति का नाम या जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। द नेमिंग ऑथर इज केप्ट इन रोमन। अगर ऑथर का नाम जिसने लिखा है, जिसके बारे में कहते हैं, तो उसका हम रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। The originally names were taken from Latin and Greek. ओरिजिनली नेम कहाँ से लिए जाते हैं? वो लैटिन या ग्रीक से ही लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं। न्यू नेम्स आर नाउ डिराइव्ड ईदर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड और आर लैटिनाइज्ड। अगर वो लैटिन में नहीं है तो हम उनको लैटिनाइज, अगर लोकल नाम में लोकल नेम उनका है तो उस लोकल नेम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं लैटिन में, तो उसको लैटिनाइज्ड कहा जाता है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर लेना। दिस इज बिकॉज लैटिन लैंग्वेज इज डेड, यानी लैटिन लैंग्वेज क्या है? डेड। यानी इसमें कोई भी, कैरोलस लिनियस को उस टाइम ये बात पता थी कि लैटिन लैंग्वेज में कभी भी कोई भी चेंजेस होने ही वाले नहीं है। इंग्लिश में कई परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में काफी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, उसमें हम हीमोग्लोबिन लिखते हैं और HEAMO और इसमें HEMO ही लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, दोनों एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस हो जाता है। अब इस स्पेलिंग का मिस्टेक अगर होगा तो फिर दोनों में लैंग्वेज में फिर से चेंज हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए ही लैटिन लैंग्वेज का यूज किया गया था, इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए ही लैटिन लैंग्वेज का यूज किया गया था, क्योंकि कैरोलस लिनियस को पता था कि लैटिन लैंग्वेज में कभी भी कोई चेंजेस होने वाले ही नहीं है। इट विल नॉट चेंज फ्रॉम और स्पेलिंग विद फॉर्म, सॉरी फ्रॉम नहीं, फॉर्म ऑफ स्पेलिंग विद पासेस ऑफ टाइम। टाइम गुजरता जाएगा, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। मूल नाम लैटिन और ग्रीक भाषाओं से लिए गए थे, नए नाम अब या तो लैटिन भाषा से लिए गए हैं या तो लैटिन में है, लैटिन भाषा से लिए गए या तो लैटिन में। ऐसा इसलिए क्योंकि लैटिन भाषा में समय बीतने के साथ इसके शब्दों में कोई परिवर्तन होगा, नहीं कोई परिवर्तन, यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मिस्टेक हो जाती। नो नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड पीरियड टू दोज यूज्ड बाय लिनियस। देखिए गलतियों को भी पहचानना, गलतियों को पहचानना, कभी रूसो के बारे में आप पढ़िएगा, उनका काम ही यही था। हर साइंटिस्ट की खोज में, थ्योरी में या उनकी डिस्कवरीज में, उनमें कोई ना कोई गलती वो निकाल जरूर देते थे, कोई ना कोई वो गलती जरूर निकाल देते थे। दोज बाय लिनियस इन 1753। अब उन्होंने एक 1753 में एक बुक लिखी थी, जिसका ये देखिए आपको बुक इधर दिखाई भी गई है,
कैरलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी, इन लीनियस स्पीसीज प्लांटेरम, उन्होंने लिखी थी 1753 में, और 1758 में ये लिखी थी सिस्टम ऑफ नेचुरी, सिस्टेमा ऑफ नेचुरी या सिस्टम ऑफ नेचुरी दोनों कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 1758 में कौन सी बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए आपसे ये कुछ कह रहा है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी आप हिट कर दें और इसको शेयर करो। नॉलेज जितना ही स्प्रेड करते रहेंगे, जितना ही आगे शेयर करते रहेंगे, रिटर्न आपके पास वापस जरूर आएगा। आप नोट्स चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर मुझे व्हाट्सएप करें और अपना नाम लिख करके बोल दें सर नोट्स प्रोवाइड कर दें नाम, और यहाँ पर आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डालिए, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए @शुभेंद्र कुमार, वहां पर सर्च करेंगे तो सर्च लिस्ट में मैं आ जाऊंगा, ठीक है। और मैं फिर से कहूंगा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, और उनको भी मैं लेकर के आऊंगा और उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, और उनके कुछ गुण भी बताऊंगा कि उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके अंदर क्या क्या गुण उपस्थित होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच क्लास।